मुंबई के रीडेवलपमेंट में फ्री फ्लैटों पर जीएसटी हटाने की मांग पुरजोर। बिल्डरों के साथ साथ अब लाखों हाउसिंग सोसाइटियों में दिखाई देंगे विरोध के स्वर। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महाचर्चा महासेवा के साथ। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस व महासेवा न्यूज की इस खास पेशकश में हम आज बात करेंगे रीडेवलपमेंट में फ्री फ्लैटों पर जीएसटी लगाना अन्यायपूर्ण। मुंबई व महाराष्ट्र में जीर्ण शीर्ण 50 सालों पुरानी इमारतें अब रीडेवलपमेंट में जाना चाहती है, लेकिन इस पुनर्विकास में केंद्र सरकार का जीएसटी रुकावट डाल रहा है, क्योंकि जब रीडेवलपमेंट में डेवलपर द्वारा पुराने रहने वालों को मुफ्त घर दिए जाते हैं, उस मुफ्त यानी कि फ्री फ्लैटों पर जीएसटी वसूला जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। फ्री फ्लैटों पर जीएसटी रिमूव की मांग चहुओर से पुरजोर हो रही है। क्रेडाई एमसीएचआई, बीडीए वृहन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुंबई से दिल्ली तक विरोध में मोर्चा खोल दिया है। वहीं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु ने महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य हाउसिंग फेडरेशन के बैनर तले विरोध में जन जागृति मुहिम शुरू की है। रीडेवलपमेंट में फ्री फ्लैट पर जीएसटी कितना लगता है, फ्री फ्लैटों पर जीएसटी में क्या लीगल फिक्शन है और महाराष्ट्र वित्त मंत्री कब लेंगे रियल एस्टेट की सुध, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज महाचर्चा में बात करेंगे दिग्गज हस्तियों से, जो इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है। सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा और हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु, क्रेडाई एमसीएचआई के रिसर्च कन्वीनर डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला, पीडीए के प्रेसिडेंट हरीश जैन और बीएआई के आनंद गुप्ता। सबसे पहले राधेश्याम शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। आप जीएसटी कमिश्नर हैं, आप बताइए फ्री फ्लैटों पर जीएसटी में क्या प्रावधान है? इसको डिपार्टमेंट की भाषा में फ्री फ्लैट्स कहते हैं। वैसे इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी कहीं एक्ट में रूल्स में लिखा हुआ नहीं है। इसको इसलिए कहते हैं कि जब किसी डेवलपर का ऑडिट होता है या उसके यहाँ डिपार्टमेंट उनके रिकॉर्ड्स की जांच करता है, तो डेवलपर बोलता है कि ये फ्लैट्स तो हमने फ्री में दिए हुए हैं, फ्लैट्स हो या गाला हो, कमर्शियल हो, तो इसका हमने कोई पैसा चार्ज नहीं किया है, तो इसलिए इसका पॉपुलर नेम हो गया फ्री फ्लैट्स। वैसे फ्री फ्लैट जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये तो एक बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर प्रकाश डालिए और इसमें लीगल फिक्शन क्या है? बिफोर द पॉइंट ऑफ ओसीसीसी द प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज ए सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, दैट एज इफ द डेवलपर इज प्रोवाइडिंग ए कंस्ट्रक्शन सर्विस। ऑल्दो देयर इज नथिंग लाइक pure service in this, because the day one when the unit is booked, at that time also what the developer gives under a booking advance amount is a promise to give him a house which is made of you can say bricks and stone and cement and everything. So it is always a immovable property which is promised to be given. That way schedule 3 should be applicable from day one, and there should not be any demand of GST on that, because ultimately it is an immovable property. But since in 2010, when after a lot of litigation the Honorable Supreme Court decided in many cases including Bata India and all, that till the point of completion it will be considered as a service. Once it is completed and an occupation certificate or CC is given, thereafter it will not be treated as a service. It is never a goods because movable तो है नहीं. Thereafter it will be a immovable property. और उसके बाद जो फ्लैट सेल होते हैं उस पर बिल्डर कोई जीएसटी नहीं लगाता है, ना वो लगाता है ना कोई भरता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके पहले जो बुक किए हैं, अगर उसके पहले बुक कर दिया सीसी के पहले, तो फिर उसको इंटायर कंसिडरेशन के ऊपर भरना पड़ता है। सो दिस इज यू कैन से लीगल फिक्शन थ्रू विच समथिंग विच इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम डे वन इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्रोविजन ऑफ सर्विस बिफोर ओसीसीसी। बिकॉज ऑफ दिस लीगल फिक्शन, रियल एस्टेट के संगठनों की डिमांड पर क्या कहेंगे? और दिल्ली में TIOL टैक्स कांग्रेस 2023 में मुंबई को क्या रिजल्ट मिला? 4 major bodies in operating in Maharashtra like MCHI, then NAREDCO, CREDAI, and of course BDA. They all have represented before the government at various forums that I am aware. In fact, this issue cropped up in a recently held Tax India Online TIOL Tax Congress held in Delhi in first week of October, where I was also a panelist, and even member GST was kind enough, graciously he had consented and he was a panelist. ASG Government of India was as a panelist. So BDA had raised this issue at that forum, and there was divided opinion.
ASG was slightly not committed that whether this kind of relief can be given or not given. जीएसटी काउंसिल में जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने 3 साल हो गए हैं, तो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री महोदय और सरकार ने मुंबई महाराष्ट्र की कितनी आवाज बुलंद की है? But later on what we could come to know that the group of minister was already formed 3 years back. Because the report of group of minister has not even been completed, that's why this issue, which was an agenda point in 52nd council meeting, which was held on 7th of October, it was an agenda point, but still it did not find mention because the report itself is not available. And the tragedy is that Maharashtra, which should be a sponsoring state, the report from Maharashtra has not gone there. From the report of Maharashtra is received in the group of ministers and other reports are received, and the GOM recommendations should come. Council that yes, there is a point, and on the redevelopment portion, rehabilitation portion, it will amount to double taxation. So there should be a clear cut that no GST will be charged on that. अब बात करते हैं हाउसिंग ग्रुप रमेश प्रभु जी से। रमेश प्रभु जी, फ्लैटों पर जीएसटी कितना लगता है? देखिए, जीएसटी जो है, जब आप जो रीडेवलपमेंट में जाता है, एग्जिस्टिंग मेंबर को जो 5% जीएसटी मार्केट वैल्यू में लगता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए इवन गुजरात हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि ये गलत है, क्योंकि लैंड कॉस्ट के ऊपर रखता है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि मेंबर लोग मजबूर होके कि उधर रीडेवलपमेंट को दे रहे हैं। जब रीडेवलपमेंट को देते हैं तो जो सेलेबल एरिया है उसके ऊपर तो जीएसटी ले रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग के ऊपर लगना नहीं चाहिए। हर्षुल सावला जी और हरीश जैन और आनंद गुप्ता जी, आपकी सरकार से क्या डिमांड है? इसमें कैसा है कि हमें ये समझना चाहिए कि मुंबई आज 40% से ज्यादा सेल्स देती है पूरी इंडियन रियल एस्टेट को, और उसमें मुंबई में जमीन नहीं है। और मुंबई के आज 70% प्रोजेक्ट जो होते हैं वो रीडेवलपमेंट के होते हैं, और वो रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल वाला रहता है, जिसमें आप जो भी पुराने मेंबर्स है या पुराने स्थनित जो भी लोग हैं उनको आप एक मुफ्त में घर दीजिए, और उसके सामने आपको लैंड कॉस्ट नहीं पड़ती है, बट उसके बदले आपको एफएसआई मिलती है और आप डेवलप करके आपका प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब हमारी मांग सिंपल है कि ये जो नियम है मुफ्त घर देने का और जिसके सामने बनता है, उसमें जीएसटी इन्होंने एक लिटरल मीनिंग लगा दिया कि अगर आप फ्लैट दे रहे हो तो फ्लैट का जीएसटी होना चाहिए, बट ये सोचा नहीं है कि रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये जीएसटी लागू नहीं होनी चाहिए। तो हमारा उनको समझाने का एक निवेदन था कि अभी 3 अलग अलग सिटी, 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में रीडेवलपमेंट बहुत जोर शोर से हो चुका है, और अगर जीएसटी इस पे लगाई गई तो ये कंप्लीटली अनवायबल हो जाता है, और अल्टीमेटली ये जीएसटी का बर्डन या तो होम बायर पे आएगा या तो फिर जो पुराने मेंबर्स है उनके पास आएगा, तो ये पर्पस डिफीट हो जाएगा। और रीडेवलपमेंट करना इतना आवश्यक है क्योंकि मुंबई में एवरेज सब मकान 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं, उनमें फायर नॉर्म्स नहीं है, उनमें ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, उनका प्लास्टर गिर रहा है। तो आज की तारीख में रीडेवलपमेंट के सिवाय इस सिटी को मॉडर्नाइज किया नहीं जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जीएसटी टेनेंट के फ्लैट्स के ऊपर सरकार जो स्कीम लाई है उसके ऊपर एक वापस से उसको रीइन्वेंट करना चाहिए। रीडेवलपमेंट पूरे भारत में सिर्फ ज़्यादातर मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जूनी बिल्डिंगें जो डिलैपिलेटेड हो गई है, जिनको C1 कैटेगरी की नोटिस आ गई है, और एक अपलिफ्टमेंट ऑफ मुंबई जिसको हम लोग रीडेवलपमेंट के थ्रू कर रहे हैं, उसमें जूने फ्लैट्स ओनर्स जो है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में नए फ्लैट्स बना के देते हैं, और बाकी की जो एफएसआई अवेलेबल होती है वो हमको सेल फ्लैट्स में मिलती है। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट के फ्लैट्स जो हमको दे रहे हैं, तो सिंस फ्लैट ही फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसके ऊपर उनको जीएसटी जो पूरे बाजार मूल्य के ऊपर लगाए जाने या पहला एग्रीमेंट जो रजिस्टर करते हैं वो वैल्यू से जो लगा रहे हैं वो नहीं लगनी चाहिए। अगर लगनी भी चाहिए तो वो नए कंस्ट्रक्शन जो हम करके दे रहे हैं तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर ले सकते हैं। और इसके लिए बीडीए ने बहुत मेहनत की है। बीडीए ने हाई कोर्ट में रिट भी फाइल किया है, बीडीए ने काफ़ी जगह रिप्रेजेंटेशन किया है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है। हाल ही में बीडीए की जीएसटी टीम
2 दिन के लिए दिल्ली जाके आई है लास्ट वीक में। क्योंकि जीएसटी का लेना देना वहीं से है। थोड़ी सिस्टम में एब्सर्डिज्म है। प्रोबेबली ये एब्सर्डिज्म इसलिए हो गई है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ज्यादा करके एमएमआर रीजन से ओरिएंटेड है। क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी रीडेवलपमेंट हैं, जो स्लम के रीडेवलपमेंट हैं, सेस प्रॉपर्टी के रीडेवलपमेंट हैं, म्हाडा के रीडेवलपमेंट हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रीडेवलपमेंट हैं, जो सभी डेवलपर एक इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ के फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी दे रहे हैं। और उसके फ्री ऑफ कॉस्ट देने के चक्कर में कुछ सेल कंपोनेंट जनरेटर है उसके ऊपर भी जीएसटी दे रहे हैं। तो एक्चुअली में उनका ये जो रिहेब कंपोनेंट के ऊपर भी जो टैक्स लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सिस्टम में एब्सर्डिज्म है और इररिलेवेंट है। एक्चुअली में उनको ऐसा नहीं लगाना चाहिए। इससे बेकार में जो हाउसिंग है वो अनअफोर्डेबल बन रही है और डबल टैक्सेशन हो रहा है। शायद फाइनेंस मंत्री जी और उनके सेक्रेटरीज को इसका जरा भी आभास इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये शायद ये एमएमआर एरिया का ही प्रॉब्लम है। बाकी एरियाज में इस टाइप के प्रॉब्लम अभी तक देश में एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मुझे ऐसा बिल्डर्स ऑफ इंडिया ने भी इसका रिप्रेजेंटेशन दिया है, बाकी एसोसिएशन ने भी जो रिप्रेजेंट दिया है, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि थोड़े दिनों के बाद इसकी सुनवाई होगी और सिस्टम में जरूर करेक्शन होगा। जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा जी ने अभी बताया कि जीओएम में महाराष्ट्र के वित्त मंत्री व सरकार की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ, तो लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा। सो हमारी चर्चा उनको समझाने में जारी है। ये रीडेवलपमेंट थोड़ा एक टेक्निकल विषय होता है जिसमें हमको ये समझाने में उनको हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ये क्यों वायबल नहीं होता और उनको अलग अलग प्रकार की केस स्टडीज हम बता रहे हैं जिसमें जीएसटी आने से सीधी मार जो नवे होम बायर्स है या तो पुराने सोसाइटी मेंबर है उनको लगेगी। और हम चाहेंगे इसके अंदर कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो वहाँ से वो मैटर जीएसटी काउंसिल में लिया जाए और ये अगर मैटर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है तो रीडेवलपमेंट के ऊपर भारी इफेक्ट पड़ सकता है मुंबई का। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को इस माध्यम के थ्रू कि ये जीएसटी ना कि मार्केट वैल्यू या फर्स्ट एग्रीमेंट के वैल्यू के ऊपर ली जाए बल्कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर ली जाए। और इसके लिए हम एक सब एसोसिएशन मिलके, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सब जन मिलके प्रॉपर साथ में रिप्रेजेंट किया जाए और सरकार तक एक बात पहुंची जाए कि ये एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम है मुंबई के अंदर और इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व की जाए। यस, हम सभी एसोसिएशन की तरफ से इसकी भी कोशिश जारी है कि हमारे खुद जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सीएम हैं वो इसको टेकअप करे जीएसटी काउंसिल में। रमेश प्रभु जी, आप हाउसिंग सोसाइटियों में जन जागृति के साथ विरोध किस तरह से दर्ज करेंगे। मेरा ये मानना है इसको हम पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। एज फार एज महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन जहाँ लगभग 1,20,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो महाराष्ट्र का मेंबर है वो पूरी तरह से इसको अपोज कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ मुंबई में मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और मुंबई में मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन है, मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन है। ये पूरे का पूरा जो फेडरेशन है तो इसको भी अपोज कर रहे हैं। मैं तो मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का एक सचिव होने के नाते ये भी बताता हूँ। तो हम इस तरह का एक मुहिम हम उठाने वाले हैं और अच्छे तरह से एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं। इसको गवर्नमेंट के स्तरों पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ ठोस उपाय होना ही जरूरी है। देखिए, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व जो है एक फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर मतलब डिप्यूटी सीएम है। यदि महाराष्ट्र का जो प्रॉब्लम है अन्य जो स्टेट में नहीं है, आज मुंबई में, नॉट ओनली मुंबई में, अक्रॉस महाराष्ट्र में रीडेवलपमेंट हो रहा है। अरे कि इसके वजह से कुछ प्रपोजल मान लीजिए जीएसटी की वजह से वो वायबल भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को निवेदन करेंगे और पूरी तरह से दिसंबर 2023 को हम एक योगी सभागृह दादर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का सोचा है जिसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र से जितने भी हाउसिंग फेडरेशन है उनका प्रतिनिधित्व है या मुंबई के जितने भी हाउसिंग है उनको सबको बुलाएंगे, जहां हम सीएम, डिप्यूटी सीएम और जो फाइनेंस मिनिस्टर है सबको बुलाएंगे। यदि हो सकता है तो सेंट्रल मिनिस्ट्री में कि
का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो निर्मला सीतारमण मैडम है उनको भी बुलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जिसको हम हमारा जो व्यथा है वो बताएंगे, जिसके माध्यम से आगे आने वाला दिनों में इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और एग्जिस्टिंग मेंबर को इसके ऊपर कोई प्रकार की जीएसटी न देने जैसा एक प्रावधान, एक सर्कुलर निकालना बहुत जरूरी है। आनंद गुप्ता जी और हरीश जैन जी, आप रमेश प्रभु जी की इस मुहिम पर क्या कहेंगे? यस, मैं तो ऐसा कहूंगा कि जनहित में ये महासेवा ये जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको करना चाहिए और हम लोग भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे, सहयोग देंगे। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ कि उस दिसंबर में मीटिंग में फाइनेंस मंत्री साहब के सामने ही हम ये सवाल करेंगे और यदि वो इस बात से सहमत होंगे तो इवन हम लोग इसका एक PIL या रिट पिटीशन फाइल करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। सभी एसोसिएशन मिलके इसके बारे में सोच सकते हैं तो गिव ए रिलीफ टू लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि बॉम्बे में ये जो 50-60 लाख पब्लिक है जो स्लम का रिडेवलपमेंट कर रही है, 20 लाख पब्लिक है जो सेस प्रॉपर्टीज में रह रही है और बाकी जो पब्लिक कॉर्पोरेट सोसाइटी में रह रही है, सभी लोग इससे अफेक्टेड है और इसके कारण से काफी कुछ उनका हाउसिंग का रीडेवलपमेंट डिस्करेज होता है। तो उसको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने के लिए मेरे ख्याल से इवन PIL या रिट पिटीशन फाइल करना पड़े तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए। ये वेल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ हम लोग करना चाहेंगे। वो हमारा एक प्रोग्राम हम अभी प्लान कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स हम दिवाली के बाद आपको बताने वाले हैं सबसे बात करके, और एक बहुत बड़े वे में हम लोग ये एक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं जिसमें हम चाहेंगे कि एक सरकार के सारे लोग इन्वॉल्व हुए, सोसाइटीज़ हुए और सारे बिल्डर्स और एसोसिएशंस उसके अंदर इन्वॉल्व होकर ये जो प्रॉब्लम है कॉमन माध्यम में रख के इसको रिजॉल्व की जाए। तो वो इंडस्ट्री के लिए, मुंबई के रीडेवलपमेंट की सोसाइटीज़ के लिए, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। कुल मिलाकर जनहित के इस मुद्दे पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार को जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले साल में 3 इलेक्शन है, BMC, विधानसभा और लोकसभा। रियल एस्टेट व हाउसिंग सेक्टर की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।